जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी मेरे भाई बहन एकदम अच्छे होंगे, शानदार, लाजवाब होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी अपनी पढ़ाई तैयारी में लगे होंगे। उम्मीद है हर दिन का महत्व समझते हुए आप अपनी तैयारी को धीरे-धीरे बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चल रहे होंगे। देखिए, हम हमेशा जब सीखते हैं ना, तो सीखना एक समय लेता है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और हमें ये फ़ोकस नहीं करना है कि हमें अगले आने वाले दिनों को अच्छा करना है, नहीं। आप जिस समय को जी रहे हो ना, आप उस समय को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। मतलब आप ये सोचिए कि फ़िलहाल के 1 घंटे को मैं अपने पीछे वाले या जो भी समय मैंने आज तक गुज़ारा है, उसमें सबसे अच्छा गुज़ारूँगा। जैसे एक मकान बनता है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बने-बनाए मकान को ला के रख दिया, नहीं। हर एक ईंट को बस एक क्रम में सजाया जाता है। तो आप अपने हर एक समय के सेकंड को भी उसी क्रम में सजाइए। बस ये सोचिए कि मुझे ना जिस तरह से मैंने पिछले समय को कहीं गुजारा और मुझे कोई रिग्रेट हुआ हो उस चीज़ का, वो नहीं करना है, अच्छे से अपने समय को गुजारना है। सभी को गुड इवनिंग, बताएँगे कैसे हैं आप सब लोग? रिवीज़न हमेशा की तरह मैं ज़रूर चेक करूँगा आपका और रिवीज़न के लिए ये है आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। भैया इसको एक बार शट डाउन करके दोबारा ऑन करो। हमने हाँ जी, चलो तो बोर्ड थोड़ा-सा हमारा हैंग कर रहा है, हरीश भैया बस उसको ठीक कर रहे हैं। चलो मैं ओरली आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तब तक। मुझे बताइए कि जड़त्व किसका गुण है? जो इनर्शिया है वो किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? ऑप्शंस हैं आपके पास, द्रव्यमान है, भार है, वेग है, त्वरण है। यानी कि मास है, वेट है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। ये बताइए, द्रव्यमान, भार, वेग और त्वरण। जो आपका इनर्शिया है, ये किस चीज़ का गुण है? जड़त्व किस चीज़ का गुण है? बताइए। बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं सभी लोग। तो ये किसका गुण है? ये द्रव्यमान का गुण है, यानी कि ये मास का गुण है। वेरी गुड। ये किसका गुण है? ये द्रव्यमान का गुण है, मास का गुण है। सभी का अच्छा उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलो भाई, फिर तो आप रिवीजन करके आए हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है। हर दिन क्लास की शुरुआत में मैं हमेशा ना आपसे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए शुरू कर दिया जाए। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हम लोगों ने जड़त्व पढ़ लिया था। मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। इनर्शिया पढ़ा। इनर्शिया क्या होता है कि जो वस्तु जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। अगर वो वस्तु रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी, अगर वो वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहेगी, अगर वो वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलते हुए रहना चाहेगी। ठीक है? यानी कि कोई बॉडी अगर एट रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर वो चल रही है तो चलते ही रहना चाहेगी और जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलते हुए रहना चाहेगी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसके गुण हैं? ये जड़त्व के गुण हैं, इनर्शिया के गुण हैं। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। फिर हमने बल की परिभाषा पढ़ी, आसान वाली, अच्छी वाली परिभाषा आगे भी पढ़ेंगे। और फिर हमने गति के पहले नियम को देखा, जिसमें न्यूटन साहब ये कहते हुए हमें नजर आए कि अगर मतलब कोई वस्तु जब तक अपनी स्थिति बनाए रखेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगे, यानी कि एक बॉडी तब तक अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगी तब तक बाहर से उस पर एक फोर्स ना लगे। तो हमने ये देखा कि ये जो पहला नियम है ना, न्यूटन साहब ने इसमें दोनों चीज़ों को रिलेट कर दिया है। किस किस को? इनर्शिया को और फोर्स को, यानी कि जड़त्व को और बल को। दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट कर दिया है, दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ दिया है। आ गई बात समझ में? है ना? दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ दिया है, दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट कर दिया था। अब हम चलते हैं गति के दूसरे नियम की तरफ। और गति के दूसरे नियम को समझने से पहले आपको एक टर्म को समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल समझना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। और ये टर्म है आपकी संवेग, यानी कि मोमेंटम। एक टर्म को आपको समझना पड़ेगा जिसका नाम है संवेग, यानी कि मोमेंटम। आओ एक बार जरा देखते हैं कि क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है संवेग। इसको दिखाते हैं हम लेटर पी से। संवेग को, मोमेंटम को हम लोग लेटर पी से दिखाते हैं। ठीक? देखो संवेग क्या होता है, एक बड़ा देसी सा उदाहरण लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका दोस्त है, पैसे लेके भग गया, पैसे देता नहीं है। तुमने कहा भाई सुन, तेरे ऊपर एक प्रैक्टिकल करूंगा, फिर तू चाहे पैसे मत दियो। दोस्त बड़ा खुशी खुशी भागा दौड़ा आएगा, कहेगा जल्दी करो प्रैक्टिकल। तुम उसको एक आधा किलो का पत्थर दिखाना, उसके सर पर बहुत प्यार से उस पत्थर को रख देना, बहुत प्यार से।
और पत्थर को हटा लेना, उससे पूछना कुछ हुआ, कहेगा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ भाई, बस हो गया प्रैक्टिकल। तुम कहना नहीं। एक छोटा सा कंचा दिखाना और कहना कि देख भाई, जब इतने बड़े पत्थर से कुछ नहीं हुआ तो इस छोटे से पत्थर से क्या हो जाएगा। वो कहेगा कुछ नहीं होगा, रख दो सिर पे। तुम 2 कदम पीछे हट के खींच के मारना, देखना होगा कि नहीं होगा। होगा तो भाई साहब खोपड़ी फूट जाएगी उसकी। मेरा आपसे प्रश्न कि एक बड़ा पत्थर नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन एक छोटे से पत्थर ने पहुंचा दिया, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा कि भैया जी, बड़े पत्थर के पास गति नहीं है, बड़े पत्थर के पास वेलोसिटी नहीं है, और छोटे पत्थर के पास वेलोसिटी है। छोटे पत्थर के पास गति है, यानी कि वेग है। तो देखो, अगर कोई चीज अकेली है, मतलब किसी चीज का मास है और वो अकेली है, तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता। जब उसके साथ वेलोसिटी जुड़ जाती है, जब उसके साथ वेग जुड़ जाता है, तो द्रव्यमान और वेग के इस तुलनात्मक प्रभाव को हम लोग कहते हैं संवेग, यानी कि मोमेंटम। आई बात समझ में। तो जब मास के साथ वेलोसिटी जुड़ती है, जब द्रव्यमान के साथ वेग जुड़ता है, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए प्रभाव को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम की परिभाषा समझ में आ गई सबको। संवेग क्या होता है, पहले तो ऐसे लिखो समझने के लिए कि द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। यानी कि अगर आप संवेग का सूत्र देखते हैं तो क्या सूत्र बनेगा, आप कहोगे भैया जी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। अगर फॉर्मूले की टर्म में लिखना चाहो तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर m गुणा v। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो आप कहोगे भैया इसका मात्रक है केजी, द्रव्यमान का क्या है केजी, वेग का क्या है मीटर पर सेकंड। तो मात्रक क्या है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे कैसे देखोगे इसको, और क्या लिख सकता है वो, केजी भाई मीटर और सेकंड को ऊपर ले जाओ तो सेकंड की पावर -1, ऐसे भी लिख सकता है। मतलब ये तो मात्रक हमें रटने नहीं है, हमने वादा किया था, इनको तो यहीं से बनाएंगे सूत्रों से ही। भाई द्रव्यमान गुणा वेग, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान का मात्रक है केजी, वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड, कहानी खत्म, टक्क से काम हो गया। सवाल आएगा कैसी राशि है, तुम कहना भैया जी ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसकी राशि से संबंधित जरूर सवाल पूछ लेगा। अगली बात पूछ लेगा इसकी विमा, यानी कि डायमेंशन। तो मेरा शेर एक कहेगा कि भैया डायमेंशन तो मैं खुद निकाल लूंगा। मैंने कहा कैसे। वो कहेगा यार सुनो, केजी के लिए आपने ही तो बताया है कि एम लिखना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताया है। मीटर के लिए एल लिखना है डायमेंशन में। मात्रक में अगर सेकंड है तो उसकी जगह टी लिख देना है। तो लो बन गई डायमेंशन ML T-1। मैंने कहा भाई वाह सिर, मैंने उसकी पीठ थपथपा दी भाई वाह। तो जरा बताओ कि हाँ जी, परिभाषा, सूत्र, मैथमेटिकली सूत्र 3, मात्रक 4, राशि 5, विमा 6, 6 चीजें मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा। फटाफट बताइए। एक बार फटाफट से सभी बताइए। हाँ जी, तो
अब देखो इसमें ना, मतलब मैं तो कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें कुछ समझने की है ही नहीं। आपको क्या याद रखना है, आपके स्तर पे चीज़ें बहुत समझने की नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। क्या याद करना है? आपको याद करना है कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मतलब तुम ना सिर्फ इतना सा याद रखो। देखो मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, तुम P बराबर एम वी याद रखो। ये सूत्र याद कर लिया? ये तो भाई याद ही करना पड़ेगा, इसका तो कोई तरीका नहीं है। कहाँ से आया भाई? एक में दो जोड़ के तीन क्यों आया? ये तो हम याद ही रखते हैं ना डायरेक्टली चीजें। हम याद करते हैं कि भाई एक के बाद दो ही क्यों आया, मतलब वो तो हमें चीजें याद ही रखनी है। तो ये चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी कि भाई P बराबर एम गुणा वी। फिर अगली चीज हमें क्या याद रखनी पड़ेगी? भाई ये होता है संवेग, ये होता है द्रव्यमान, ये होता है वेग। यानी कि संवेग क्या है? संवेग है द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। संवेग है मास इंटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट। खत्म हो गई। P बराबर एम गुणा वी। मात्रक क्या हो जाएगा भाई? द्रव्यमान का मात्रक केजी है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है। इसी को केजी मीटर सेकंड की पावर -1 लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या होगी? विमा क्या होगी? तो केजी की जगह क्या लिख दोगे? एल। मीटर की जगह एल लिख दोगे, सेकंड की जगह टी लिख दोगे, T-1 हो गई। ये चीज आप सीधा सीधा याद रखो कि सदिश होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिन साथियों को समझना है प्लस माइनस वाले तरीके से, वो ऐसे समझो। मुझे बताओ द्रव्यमान एक कैसी राशि है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। मैंने लिखवाया था कि जितनी भी मूल राशियां होती हैं, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, नहीं भी लिखवाया हो तो याद कर लो। जितनी भी मूल राशियां होती हैं, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, मूल राशियां। अब तुम मुझसे मूल राशियां पूछो तो भाई माफी चाहूंगा, फिर आप पहली वाली क्लास देखो, बिल्कुल पहली दूसरी क्लास देखो। तो मूल राशियां जो हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं? अदिश होती हैं। अदिश राशि को हम प्लस लेते हैं। वेग एक सदिश राशि होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको क्या लिखते हैं? माइनस। तो प्लस माइनस 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 का मतलब ये एक सदिश राशि हो गई। ये समझने का तरीका हो गया। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा हो वो सीधा याद रखो कि भाई संवेग एक कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। अरे तुम हिस्ट्री में भी तो चीजों को याद रखते हो कि भाई बाबर जो है इतने सन में भारत आया था, इतने सन में भारत गया था। याद रख लो सीधा सीधा कि ये एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्योंकि मैं आपको एक बात सच्चाई के साथ बताऊं, बुरा मत मानना प्लीज, इतने के बाद समझ में नहीं आया तो फिर नहीं आएगी ये चीज समझ में। और फिर जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसके पीछे खामखा अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से अच्छा है सीधा सीधा उसको याद ही रख लो। बस कहानी खत्म। ठीक है जी। अच्छा, विमा हो गई, सदिश राशि हो गई, बस हो गई कहानी खत्म। अब बताओ सब कुछ ओके है? कुछ चीजें याद रख लो, कुछ चीजें समझ लो। जो चीज नहीं समझ में आ रही है कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्टली याद रख लो उसको। पेपर में इस बात से सवाल नहीं बनेगा कि आपको चीज समझ में आई या ना आई। बताइए अभी सब कुछ क्लियर है मेरे साथियों? केजी के बाद माइनस क्यों लगाया? अरे भैया, ये माइनस नहीं होता है, डैश होता है सेपरेट करने के लिए। ऐसे लिखते हो माता पिता, तो ये माइनस होता है क्या? ये तो सेपरेट करने के लिए है ना। तो केजी और मीटर पर सेकंड को अलग करने के लिए है ये। फटाफट से एक बार सभी साथी थम्स अप कर दो कि ठीक है भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। माइनस प्लस वाला मेथड मैं आपको समझा चुका हूं। क्या एक बार ये बता दीजिए कि माइनस प्लस वाला मेथड मैंने आपको समझा दिया है? कार्य करने की क्षमता को बल कहते हैं, क्या ये परिभाषा हो सकता है सर? देखो रवि, या तो आपने कहीं से पढ़ी हो चीजें, तब आप उन्हें अपने दिमाग में बनाओ। ऐसा करने से ना हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कुछ को कुछ से कह देंगे। नहीं नहीं, कार्य करने की क्षमता नहीं होती है बल। मेरे हिसाब से आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ साथी कह रहे हैं जी विमा समझ नहीं आया। मैंने आपको सिर्फ ये कहा था शुरू के चैप्टर में, शुरू के दूसरी क्लास में, कि मात्रकों के लिए बस विमा लिख लो आप। अब आपको सिर्फ इतना तो याद होना चाहिए कि अगर मात्रक में केजी है तो उसके लिए विमा हम एम लिखेंगे। अगर मात्रक में मीटर है तो उसके लिए विमा हम एल लिखेंगे। अगर मात्रक में सेकंड है तो उसके लिए हम टी लिखेंगे। केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी। बस एम एल टी, और -1 है तो -1 लिख दिया, कहानी खत्म। सिर्फ इतना सा हमें करना है। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये मैं आपको पहले ही याद करा चुका हूँ। अगर हम बार बार हर बार जब भी हम हम इससे ये लिखेंगे, हम यही पूछते रहेंगे कि केजी की जगह एम क्यों लिख दिया, तो फिर मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारा सिलेबस ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बार बता दिया, उसको याद रख लीजिए, बस खत्म हो गया। एक बार फटाफट थम्स अप करिए कि हाँ जी भैया सब कुछ ओके है, फिर मैं आगे चलूँ आपको लेकर।
मीटर के सिंबल एम, द्रव्यमान के सिंबल में ऐसा क्यों? देखो भैया राना, जब तक आप क्यों के चक्कर में पड़े रहेंगे आप हमेशा परेशान रहेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हमें डायरेक्टली याद रखनी पड़ेंगी। मीटर के सिंबल में इसलिए क्योंकि मीटर में एम आएगा ना, ये है मीटर, ये है मास, सॉरी ये है लेंथ। मास का पहला लेटर एम से शुरू होता है और लेंथ का पहला लेटर एल से शुरू होता है, इसलिए लिया जाता है। ठीक है, चलो, मतलब कुछ कुछ चीजें तो आपको सीधे याद करनी पड़ेंगी ना। ये हो गया संवेग। अब देखो संवेग का एक छोटा भाई आता है जिसका नाम है आवेग। उसके बाद हम गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। संवेग और आवेग से बहुत जरूरी क्वेश्चन बनते हैं इम्पल्स। देखो इम्पल्स को हम दिखाते हैं आई से, और क्या बवाल है इम्पल्स, देखना गजब की चीज एक बार। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? एक कार जा रही है सीधी सीधी, ठीक है, और यहां पर एक दीवार है। ये कार आई और इस दीवार से टकरा गई, टक ऐसे आई और इस दीवार से टकरा गई। ठीक है, इस कार पर मैं कह रहा हूं एक बल लगा होगा, एक फोर्स लगा होगा, जो कि बहुत थोड़े से समय के लिए लगा होगा और कार आगे से पिचक गई होगी। सही कह रहा हूं मैं? ये कार आई, ये कार आई, बहुत तेजी से इससे टकराई, तो क्या हुआ होगा कि इस कार पर एक फोर्स लगा होगा, एक बल लगा होगा, जो कि बहुत थोड़े से समय के लिए लगा होगा। एक फोर्स लगा, एक बल लगा, जो कि थोड़े से समय के लिए लगा। देखो बल तो सिंपल भी लग सकता है। जब ये कार मान लो आगे चल रही है, मान लो ये मेरा फोन है, मैं इसको आगे चला रहा हूं, मैं प्यार से बल लगा रहा हूं। अब आराम आराम से मैं यहां से बल लगाता हुआ लाऊं, लाऊं और ऐसे रख लूं, तो क्या फोन पिचकेगा? नहीं। तो बल तो यहां भी लग रहा है लेकिन फोन तो नहीं पिचका इससे बोर्ड से टकराने पर। यहां फोन क्यों पिचका? क्योंकि बल जो है ना वो तुरंत लगा, यानी कि थोड़े समय के लिए लगा। यहां ये कार क्यों पिचकी? क्योंकि बल जो है वो थोड़े से समय के लिए लगा। अगर बल एक ज्यादा समय के लिए लगेगा तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी चोट कोई भी आघात नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर ये बल थोड़े से समय के लिए लगेगा तो हर जगह एक आघात पहुंचेगा। जैसे मान लो मैं अपने हाथ को अपने हाथ पे बहुत स्लो स्लो लाता हूं ऐसे, अभी भी मैं बल लगा रहा हूं लेकिन बहुत आराम आराम से लगा रहा हूं, बहुत आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अगर इसी बल को मैं थोड़े से समय के लिए लगाऊंगा, मतलब जल्दी यहां ले आऊंगा, तो मेरे हाथ पे एक चोट पहुंचेगी। तो हम कहते हैं कि जब भी बल किसी भी वस्तु पर एक थोड़े से समय के लिए लगता है तो वो वस्तु को डैमेज करता है, वो वस्तु को नुकसान पहुंचाता है, और इसी को हम कहते हैं आवेग यानी कि इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या है? एक झटका। एक झटका लगा क्योंकि एक बल बहुत थोड़े से समय के लिए लगा। बताइए आवेग आपको समझ में आया? बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर आप फॉर्मूला पढ़ लेंगे आवेग का, वहीं से आप परिभाषा बना देंगे। आवेग क्या है कि किसी भी वस्तु पर एक बल लगा और एक बहुत थोड़े से समय के लिए लगा, यानी कि एक इम्पल्स लगा जो कि फोर्स है, और मैं कहूंगा अल्प समय। यहां समय मत कहिए, आप कहिए अल्प समय, यानी कि फॉर ए स्मॉल टाइम। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखोगे कि भैया इम्पल्स बराबर फोर्स लगा फॉर अ शॉर्ट टाइम, आवेग मतलब आवेग क्या है? एक बल लगा बहुत थोड़े से समय के लिए। परिभाषा भी इसकी ऐसी बन जाएगी। परिभाषा में लिख दोगे कि बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल व समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। ठीक है, अब यहां तक जिनको समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो कि भैया मुझे समझ में आ गया और नोट हो गया।
एक बार सभी मुझे थम्स अप कर दीजिए कि जी भैया मुझे समझ में आ गया। अर्पित बिल्कुल है भाई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बिल्कुल है। समझ में आ गया, ओके है। अब देखो एक बात समझो, एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि उस बात का जवाब देना। अगर ये कार मान लो यहाँ चल रही है, ये हमारी कार है, इसका द्रव्यमान है, मान लो कार है 100 किलो की, कार का द्रव्यमान है 100 किलो, ठीक है, और ये चल रही है यहाँ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है। आगे बना लेते हैं, नहीं तो यहाँ घचड़ पचड़ ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारी दीवार है जिससे कार टकराने वाली है, ये हमारी कार है, कार का द्रव्यमान है 100 किलो और इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड। तो सभी मुझे इसका संवेग बताओ। किसी 100 किलोग्राम की वस्तु अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो मुझे आप उसका संवेग बताओ। मान लो कार 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे आ रही है, तो इसका संवेग बताओ, यहाँ पर कितना मोमेंटम है। संवेग यानी कि मोमेंटम, इसको नोट नहीं करना है, ठीक है, नोट नहीं करना है, बस मुझे कैलकुलेट करके बताइए। टेंथ के बाद अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मुझे लगता नहीं समझ आएगा, बट समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हरकित भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। एक एक चीज को आपसे पूछ के चलेंगे। मास 100 किलो है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो मोमेंटम कितना होगा, संवेग कितना होगा। चांद, आवाज नहीं आ रही है, खूब आ रही है, आप एक बार अपना माइक चेक करिए। तो सभी का उत्तर है बहुत बढ़िया कि भैया जी 1000 है। मोमेंटम कितना है आपका, 1000, यानी कि 1000 kg/s, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि ये कार जब यहां टकराई ऐसे करके, तब इसका मोमेंटम कितना है, तब संवेग कितना है। टकरा गई, ऐसे रुक गई, टकरा के रुक गई, अब टकराने पर इसका संवेग बताओ मुझे, कितना मोमेंटम हो गया, फटाफट से बताओ, देखें कौन कौन बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं चीजों को। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार उत्तर है, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी गुड। तो आप समझ गए होंगे कि देखो भाई, कार के टकराने से कार का द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। मान लो कार पिच की वहीं रह गई, ठीक है, तो द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, द्रव्यमान तो 1000 ही रहेगा, लेकिन इसका जो वेग है, इसका जो वेलोसिटी है, अच्छा इसको ना यू से दिखाइए, क्योंकि हम अगर यहाँ और यहाँ में देखें तो ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। अंतिम वेग को हम दिखाते हैं यू वी से, ये हो जाएगा 0। और अगर आप इसका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, संवेग देखेंगे, तो संवेग कितना हो जाएगा, संवेग हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग, 1000 गुणा 0, उत्तर आ जाएगा आपका 0। यानी कि यहाँ पर संवेग 0 हो गया। अब मैं आपसे अगर ये बात कहूँ कि संवेग में परिवर्तन कितना है, यानी कि मोमेंटम में चेंज कितना है, तो आप कहोगे कि भैया जी चेंज तो इतना है कि कोई चीज़ 1000 से 0 हो गई है, कोई चीज़ 1000 से 0 हो गई है, यानी कि संवेग में परिवर्तन तो हुआ है भाई। संवेग 1000 से 0 हो गया, मोमेंटम 1000 से 0 हो गया, इसका मतलब संवेग में जबरदस्त वाला परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर मोमेंटम में जबरदस्त वाला चेंज हुआ है। कैसे निकालोगे आप, इसको कह दो P1, इस मोमेंटम को कह दो P1 और इसको कह दो P2। अगर आपसे पूछा जाए संवेग में परिवर्तन, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन मोमेंटम, इसको लिखना मत अभी, मैं आराम से लिखवाऊंगा साफ साफ। तो आप कहोगे ये हुआ है कि भैया 1000 में से 0 घटा दो, कितना चेंज हुआ है, 1000 का चेंज हुआ है, संवेग में परिवर्तन हुआ है,
यस और नो बोलोगे, हाँ जी भैया यहाँ मोमेंटम में चेंज हुआ है। आप ही से पूछ पूछ के सारी चीज़ें लिखूंगा, फिर आप कहो कहीं की समझ नहीं आया। एक एक स्टेप को पूछता हुआ लिख रहा हूँ, फिर सारी बातों को जोड़ दूंगा। संवेग में परिवर्तन हुआ है, बताएंगे सभी। मोमेंटम में चेंज हुआ है, जी हाँ भैया मोमेंटम में चेंज हुआ है। संवेग में परिवर्तन हुआ है, मोमेंटम में चेंज हुआ है, ठीक है, सभी के यस हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि देखो, क्योंकि मोमेंटम में चेंज हुआ है, क्योंकि मोमेंटम में चेंज हुआ है, इसीलिए ये चोट पहुंची है। अब तुम कहोगे भैया पीछे तो तुम कह रहे कि आवेग की चोट पहुंचने को आवेग कहेंगे। देखो तीन बातें हैं, संवेग में परिवर्तन, चोट पहुंचना और आवेग, तीनों एक ही बातें लग रही हैं आपको। कुल मिलाकर की वस्तु के संवेग में परिवर्तन हुआ, इसीलिए तो चोट पहुंची, और इस चोट पहुंचने को ही हम कहते हैं कि बल लगा एक समय के लिए, और इसी को हम आवेग कहते हैं। मतलब कि ये तीनों चीजें एक ही हैं, चाहे आप ये कहिए कि आवेग कहिए, चाहे आप कहिए बल गुणा समय, चाहे आप कहिए संवेग में परिवर्तन, ये तीनों एक ही बात है। तो आगे आप लिखेंगे कि जिस आवेग को आप बल गुणा अल्प समय लिख रहे हैं, उसी आवेग को, उसी आवेग को, इसको नीचे हिंदी में इंग्लिश में लिख देंगे, उसी आवेग को आप संवेग में परिवर्तन भी लिख सकते हो। यानी कि आवेग के दो फॉर्मूले हैं, इम्पल्स के दो फॉर्मूले में है, या तो आप कहिए बल गुणा समय, या फिर आप कहिए चेंज इन मोमेंटम। बस आपको याद रखना है कि आवेग के दो सूत्र हैं, या तो आवेग को बल गुणा समय कहिए, या तो आप आवेग को बल गुणा समय कहिए, इम्पल्स को फोर्स इंटू मोमेंट, फोर्स इंटू टाइम कहिए, या फिर कहिए आप कि भैया संवेग में परिवर्तन हुआ है, यानी कि मोमेंटम में चेंज हुआ है। बस कहानी खत्म, इसके दो सूत्र याद रख लेंगे, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं एक फाइनल फॉर्मूला लिखूं तो आप कहोगे कि भैया आवेग को, चाहे तो आप ऐसे लिखिए कि संवेग में परिवर्तन है, ठीक, यानी कि चेंज इन मोमेंटम है, या फिर आप कहिए बल गुणा समय है। ये तीनों चीजें एक ही बात है, तीनों चीजें एक ही बात है। इम्पल्स, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स इनटू टाइम, तीनों की तीनों चीजें एक ही बात है। कोई दिक्कत? फटाफट से बताएंगे कि हाँ जी भैया कोई दिक्कत नहीं है। आवेग बराबर चाहे तो संवेग में परिवर्तन कहिए, या आवेग को आप बल गुणा समय कहिए, सारी बातें एक ही बात है। अब सुनिए, अगर आप यहां से इसका मात्रक निकालेंगे, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इसका मात्रक बताओ, तो मात्रक आप कहां से निकालना चाहते हो? या तो यहां से निकालिए या यहां से निकालिए, दोनों एक ही बात है। देखो आवेग का मात्रक, आवेग की यूनिट, अगर आप यहां से निकालोगे कि भैया आवेग तो संवेग में परिवर्तन है, तो मेरे भैया मुझे बताओ संवेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा? आवेग का मात्रक क्या है? संवेग में परिवर्तन का मात्रक। तो संवेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किसी भी चीज के परिवर्तन का मात्रक क्या होता है? सुनो, मैं कहता हूं द्रव्यमान में परिवर्तन, मतलब किसी बर्तन में 10 किलोग्राम घी भरा था, हमने उसमें से 3 किलोग्राम निकाल लिया, कितना बचा? 7 किलोग्राम। तो परिवर्तन कितना हुआ? 3 किलोग्राम का। ये चेंज हुआ, ये परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इसका मात्रक भी तो किलोग्राम आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि किलोग्राम में से किलोग्राम को घटाओगे तो उत्तर किलोग्राम ही मिलेगा, यानी कि आवेग का मात्रक भी संवेग में परिवर्तन के बराबर ही होगा, संवेग में परिवर्तन के बराबर ही होगा, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। यहां से निकालोगे तो बल गुणा समय है, बल का मात्रक आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन होता है, और भैया जी समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाहे आप इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकंड कहिए, चाहे आप न्यूटन सेकंड कहिए, दोनों एक ही बात है। ये दोनों की दोनों एक ही बात है, चाहे आप केजी मीटर पर सेकंड कहिए, चाहे आप न्यूटन सेकंड कहिए। और चूंकि ये संवेग का भाई है, संवेग एक सदिश राशि है, तो आप याद रखोगे ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और याद रखना कि देखिए मात्रक एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन विमाएं कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, विमा हमेशा एक होती है।
तो अगर इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकंड है, यानी संवेग के जैसा है, मोमेंटम के जैसा है, तो इसकी विमा भी मोमेंटम के जैसी ही होगी। तो विमा क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml(t-1). फटाफट से एक बार नोट करो कि कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और आप करना उत्तर। अजय वर्मा, ये अभी के लिए तो नहीं है, हो सकता है अगली बार के लिए लग जाए, बट अभी के लिए नहीं है। क्लियर है सभी को? तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, संवेग क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द्रव्यमान में वेग का गुणा करो, संवेग मिल जाएगा। मात्रक हमने यहीं से निकाल लिया, विमा हमने इसकी बना ली, राशि याद कर ली कि ये सदिश राशि है। हम पहुंचे आवेग की तरफ। आवेग को हमने देखा कि किसी भी वस्तु में अगर संवेग का परिवर्तन होता है, यानी कि उसका मोमेंटम चेंज होता है, तो एक बल लगता है थोड़े से समय के लिए, इसी को हम आवेग कहते हैं। यानी कि संवेग में परिवर्तन, चाहे बल गुणा समय, चाहे आवेग, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, चाहे फोर्स इनटू टाइम, चाहे इम्पल्स, तीनों एक ही तरह की बातें हैं, कुछ भी अलग ये नहीं है। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला ये है, बेसिक फॉर्मूला ये है, यहीं से इसके दो दो मात्रक निकले हैं। विमा हमेशा एक होगी, राशि ये संवेग के जैसी होगी। ठीक है, अब सुनो, जो घबरा रहे हैं ना, असल में आपकी घबराहट पता है क्या होती है, कि यार पता नहीं सवाल कैसा आएगा, सवाल कैसा आएगा। तुमने इतना समझ लिया, मतलब जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना सा समझो आप, फिर देखना कैसे गजब समझ में आता है आपको। सुनो, सवाल क्या आएंगे, लिखो सवाल, जितने सवाल कहो उतने सवाल बन जाएंगे, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल। मुझे बताओ कौन नहीं बता पाएगा कि संवेग कैसी राशि है। इनके उत्तर नहीं कर पाओगे एक एक के। मोमेंटम इज ऑप्शन होंगे, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ए एंड बी दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन होगा नोटा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, मैं देखूंगा कौन आप में से इनके उत्तर नहीं कर पाता है। अगला सवाल है, संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ मोमेंटम। देखिए क्या मात्रक है संवेग का, ए बी सी और डी। मोमेंटम की क्या यूनिट है, केजी मीटर सेकंड। अब थोड़ा ध्यान से आंखें खोल कर तो करना पड़ेगा, जो जो कॉपी में लिखा है वो तो आपको सही सही लगाना पड़ेगा, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, बस गलती मत कर बैठना। केजी मीटर सेकंड की पावर -3 केजी मीटर, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक किसके जैसा है। मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज सेम एज, संवेग का मात्रक किसके जैसा है। ऑप्शन ए है बल, यानी कि फोर्स, ध्यान से करना आंखें खोल के, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आवेग, यानी कि इम्पल्स। सी ऑप्शन है समय, यानी कि टाइम। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तुम कहो जितने सवाल बना दूं मैं, सवालों की कोई लिमिट नहीं है। आप हमेशा चिंता करते हैं जी सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे बनेगा। मैं कहता हूं आप थ्योरी समझो, आप समझो जो लिखवाया जा रहा है, सवालों की कोई लिमिट नहीं है भाई। मैं यहाँ खड़ा खड़ा 20 सवाल बना दूंगा, और आप सिर्फ इसलिए डरते हो कि यार पता नहीं क्या पूछ लेगा, पता नहीं क्या पूछ लेगा। जबकि मैं कहता हूं जिस तरह से हम चीजों को लेकर चल रहे हैं, एक क्वेश्चन ही नहीं बचेगा उसमें से, कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा।
ठीक है भैया जी। तो क्या क्या क्वेश्चन हैं आपके? संवेग कैसी राशि है, मोमेंटम कैसी यूनिट है? तो मोमेंटम आपकी एक, सभी बढ़िया उत्तर लगा रहे हैं, सदिश राशि है। संवेग का मात्रक है केजी मीटर सेकंड इनवर्स है। संवेग का मात्रक किसके जैसा है? आवेग के जैसा है। बस क्लियर हो गया। फटाफट से एक बार थम्स अप करो। ठीक है। ओके, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इससे कितने सवाल बन जाएंगे? अभी तो और सवाल खड़े खड़े यहाँ मैं बना दूं कि बताओ इनमें से किसका मात्रक न्यूटन सेकंड है। फिर मैं पूछ लूँ निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। फिर मैं पूछ लूंगा कि बताओ संवेग का परिवर्तन कितना है। मतलब तो ढेरों क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चनों की कोई लिमिट नहीं है। आपको फैक्ट को याद रखना है, आपको तथ्यों को याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे चलें और गति के दूसरे नियम को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा। चलो गति के दूसरे नियम से ही शुरुआत करते हैं। गति का दूसरा नियम, अब हेडिंग डालो। अब आप इस स्तर पे हो कि गति के दूसरे नियम को समझ पाओ। गति का दूसरा नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो क्या होता है गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या रहता है। देखो साहब, इसको ना जगह छोड़ देना यहाँ से, है ना। आ, चलो ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी अभी हमने पीछे क्या लिखा? अभी नोट मत करना मेरे साथ। अभी अभी हमने पीछे लिखा कि संवेग में परिवर्तन जो है ये बल गुणा समय होता है, हमने लिखा। अच्छा, मैं बल गुणा समय को इधर लिख दूं, संवेग में परिवर्तन को उधर लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, मतलब कि ऐसी बात है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि ए बराबर है बी के बराबर है सी के, मतलब ये तीनों बराबर हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बराबर है सी के बराबर है बी के, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें ये याद रखना है कि भाई बल गुणा समय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि बल गुणा समय बराबर है, अभी नोट मत करना, संवेग में परिवर्तन। हमने ये अभी समझा, ठीक है, ओके। यानी कि हमने समझा था, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ये चीज हमने समझी, ठीक है। अब सुनो, मैं क्या करता हूं कि मैं समय को नीचे ले आता हूं, टाइम को नीचे ले आता हूं, ठीक है। यहां ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर समय को हटाओगे तो उसके पास क्या ऑप्शन है, वो कहाँ जाएगा? वो तो यहीं जाएगा ना। इसको यहाँ ले आते हैं, ऐसे ही इसको थोड़ा सा नीचे रिप्लेस करेंगे और ये जो अपना टाइम है ना, इसको यहाँ ले आएंगे। अपना टाइम हमने बढ़िया कर लिया। अब इन दोनों को हटा देंगे यहाँ से, इनका कोई काम नहीं, और इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने बस इसको एडजस्ट कर दिया है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सभी साथी बताओ कि हाँ जी भैया मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आप मेरी बात से ऐसे एग्री कर जाओ तो ये बन गई वो बल की डेफिनेशन, वो बल की परिभाषा जिसे आप हमेशा से रटते हुए आए थे, जिसे आपने हमेशा से रटंत विद्या में डाल लिया था। सुनो, मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है? मैंने सिखाया है कि जब भी किसी राशि के नीचे समय का भाग लगे तो हम क्या बोलेंगे? उसके परिवर्तन, मतलब उसकी दर है वो। इसके नीचे समय का भाग लगे, किसके नीचे? संवेग में परिवर्तन के नीचे, तो आप क्या कहोगे? संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। टाइम का डिवाइड लगने का मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। अब अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है तो भाई फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक बार चीज बता दी जाए, उसको रिवाइज करो बार बार। अब आप मुझसे पूछें जी दर लगाने पे ऐसे क्यों आ रहा है, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूं बहुत अच्छे से। आपका एक प्रश्न हो सकता है जी बार बार बताओ। देखो भाई हर चीज को बार बार नहीं बताया जा सकता, फिर हमारा सिलेबस ही आगे नहीं बढ़ेगा। जिनको समझ में आ, जिन्होंने याद किया होगा सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। हम कह सकते हैं, आप प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरी मजबूरी समझना है कि भाई सिलेबस आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर हम एक ही चीज पे
अगर आप हर बात को हर जगह आने पे फिर पूछते रहेंगे तो आप पूछिए, लेकिन वो चीज़ें जो पहली बार में समझने पे ना समझ में आए, अगर आप उनको 4 दिन बाद फिर भूल जा रहे हैं तो सिलेबस ही आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मविश्वास है, मैं मानता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं ना और चीज़ें आपको पहले की याद हैं, तो कोई एक सिंगल शब्द ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ साथी जो 2-4 ये कहते हैं जी समझ नहीं आया दोबारा समझाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोबारा समझाने में, लेकिन मैं बस इतना ही समझता हूँ कि फिर वो आपने थोड़ा-सा याद नहीं किया हुआ, पीछे की चीज़ों को पढ़ा नहीं है। तो आप इसकी परिभाषा क्या बना देंगे? इसकी परिभाषा बनाओगे कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। परिभाषा बनाओगे, संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स, ये परिभाषा आप हमेशा से रटते हुए आए थे, लेकिन शायद शायद अब आपको याद रटनी नहीं पड़ेगी। अच्छा सुनो, इसी परिभाषा को अगर हम और आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो हमें एक सूत्र मिलता है, और सूत्र क्या मिलता है? F बराबर एम ए। वो यहीं से मिलता है, लेकिन कैसे आता है, क्यों आता है, उससे पेपर में कभी सवाल नहीं आएगा। उसको समझना मतलब कुएं में कूदना है, ये मान लो, अपना समय व्यर्थ करना है बस, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। मतलब ऐसा नहीं है कि समय लगाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा, नहीं, वो कभी समझ में नहीं आएगा। समय भी दें, ऊर्जा भी दें, फिर भी समझ में नहीं आए, क्या जरूरत है ऐसी चीज़ की जो एग्जाम में नहीं आ रही, तो उसके लिए हम परेशान हों, है ना? F बराबर एम गुणा ए। एफ क्या है आपका? यहाँ पर एफ है बल, यहाँ लिख लीजिए, एफ है आपका बल यानी कि फोर्स, एम क्या है आपका? मास यानी कि द्रव्यमान, और ए क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ए है आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। एक सूत्र याद रखेंगे कि एफ बराबर एम गुणा ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये बल की 11वीं क्लास वाली परिभाषा है, ये वाली 11th क्लास वाली डेफिनेशन है फोर्स की। पहले वाली 9th क्लास वाली थी जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है? अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बल का मात्रक, बल की यूनिट। तो देखो बल की यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बल के तीनों मात्रक पढ़ेंगे हम। एम के एस मात्रक भी पढ़ेंगे, सूत्र से बनने वाला भी पढ़ेंगे, और सी जी एस भी पढ़ेंगे। देखिए, जो इसका मात्रक सूत्र से बनता है, जो इसकी यूनिट फॉर्मूला से बनती है, जो इसका मात्रक सूत्र से बनता है, वो क्या है भाई? एम गुणा ए। एम का मात्रक है केजी, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? केजी। आपने तो एक ही मात्रक पढ़ा होगा न्यूटन, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके तीनों मात्रक पढ़ने हैं हमें। द्रव्यमान का मात्रक है केजी, और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसा ही मात्रक पढ़ोगे तो ऐसा ही मात्रक है इसका न्यूटन, और अगर आप सीजीएस मात्रक पढ़ोगे तो सीजीएस मात्रक है डाइन, डी वाई एन ई, डाइन। ठीक है? तो हर एक राशि के हमें सीजीएस मात्रक नहीं पढ़ने, जिनके जरूरी हैं केवल उन राशियों के हम सीजीएस मात्रक पढ़ेंगे, बाकी के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी? एक बार फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलें और थोड़ा सा। आरडब्ल्यू की बुक में नहीं है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिसिटी। अर्पित, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आप? ग्रुप। हाँ जी बताइए। ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट। अब देखो सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे पूछ लेगा कि बताइए केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? आप कहोगे न्यूटन भी कहते हैं उसे। ऑप्शन में ऐसे ही होंगे, न्यूटन है, अर्ग है, क्या है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगली चीज आपसे पूछी जाएगी कि बताइए एक न्यूटन में कितने डाइन? आप कहोगे भैया एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बल एक कैसी राशि है? तो आप कहोगे बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और बल की विमा क्या है, डायमेंशन क्या है?
तो डायमेंशन हमेशा एम के एस मात्रक से निकलती है। और आपने याद ध्यान दिया हो, पीछे देख लो एक बार, एम के एस मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेकंड की पावर -2 ऊपर ले जाके। तो इसकी विमा क्या बनेगी, केजी की जगह एम, कोई तोप चीज़ नहीं है, केजी की जगह एम, मीटर की जगह एल, सेकंड की जगह टी, ये हो गया एम एल टी -2। अब चाहो तो इसको हटा भी दो, गायब कर दो, ठीक है। तो भैया जी ये हो गया गति का दूसरा नियम, और आज हम यहीं तक रखेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम। अगर आपको क्लियर है, सब कुछ ओके ओके है तो बताइए। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको ना अधिकतम चीज़ें याद रखनी है। अब जैसे ये कहाँ से आया उस बात पे नहीं जाना है, हालांकि इसका कारण तो है कि कहाँ से आया, बट हमें उसमें जानना नहीं है, इतना गहराई में जाना नहीं है। चलो, तो प्यारे भाई और बहन, अच्छे से चीज़ों को ना, पिछली चीज़ों को रिवाइज करते रहो। मेरी हर एक क्लास में पिछली कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ कभी नहीं पढ़ाई वो इस्तेमाल हो जाएगी। मैंने अपनी क्लास के चैप्टर्स को इस हिसाब से बांटा है कि पिछली चीज़ें आगे चीज़ें आपके आसान बनाती रहें, इसलिए अच्छे से हर दिन रिवाइज करके आओ, ठीक है। सब कुछ ओके है, परफेक्ट है। अब एक बार ना देखो, वैसे मैं बताऊं, 90% साथियों को सब कुछ पक्का परफेक्ट है, कुछ 10% साथियों को दिक्कतें आती हैं। मैं बताऊंगा उन दिक्कतों का कारण क्या है। पहला कारण, आप या तो बीच में से जुड़े हैं, आप शुरू से नहीं जुड़े, इसलिए जब मैं कहता हूं कि द्रव्यमान की जगह केजी लिख दो, मीटर की जगह एम लिख दो, तो आप शायद समझ नहीं पाते हैं। दूसरा कारण है, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ना मैं आपकी कोई कमी बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ वजह रहती हो आपके साथ, नहीं समय निकल पाता हो, पर मेरी सलाह यही है कि हमें समय निकालना पड़ेगा, हमें चीज़ों को याद करके ही आना पड़ेगा। तीसरा कारण हो सकता है कि आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत कहीं इधर उधर भटक जाती हो, क्योंकि मेरी क्लास ऐसी है, आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, आप कभी आके यहाँ खड़े होकर देखना, जैसे 1200 बच्चा लाइव है, तो लगभग 1100 बच्चों के कमेंट बिल्कुल पॉजिटिव हैं। कुछ मेरे पास 51 बच्चे ऐसे कहते हैं कि जी समझ नहीं आया, या थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा टफ लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं, आपको लग रहा है तो आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन आप एक बात मेरी भी समझिए कि अगर एक चीज़ 1000 बच्चों को समझ में आ रही है और आपको नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं थोड़ी सी आपकी साइड से हैं। और आपकी साइड से समस्याएं मैंने आपको बताई हैं, या हो सकता है कि कई बार हमारी जो तरीका है समझने का वो ऐसा है कि हमें जब दूसरी बार में समझते हैं तो बढ़िया समझ में आता है। तो ऐसे साथियों के लिए, अगर आप मतलब सब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जी मैं तो रिवीजन भी करता हूँ, मैं तो आपकी बात बड़े ध्यान से सुनता भी हूँ, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप क्या क्या करिए, आपको जितना क्लास में समझ में आ जाए वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से दोबारा क्लास को देखा करो। मैं वादा करता हूं, अगर आप सच में सारे काम कर रहे हैं तो दोबारा क्लास देखने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद नहीं समझ में आए तो फिर मुझे अगले दिन बताइए, मैं फिर से उस चीज़ पे फोकस कर दूंगा। बाकी ये मत बोला करो, एक तो कोई भी साथी, अगर आप सच में, देखो पहली बात तो ये कि भाई 90% को समझ में आ रहा है, तो मैं एक बात ये भी सोच सकता हूँ कि यार छोड़ो 10% को, लेकिन नहीं, मुझे तो सबको साथ में लेकर चलना है। बस आप थोड़ा सा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी हेल्प ऐसे किया करिए, ये मत बोलो कि समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा तो नहीं है कि यार जिसको किसी को यही समझ में नहीं आया कि बल एक सदिश राशि है, कि कोई ऐसा है कि जिसको ये नहीं समझ में आया कि दर क्या लिख रहा है, बल क्या लिख रहा है, या ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। आप ये पूछो जी ये समझ में नहीं आया, एक पर्टिकुलर बात पूछो, तो मैं समझूं कि हाँ आपको समझ नहीं आ रहा है। सही है, चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।